अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन समारोह में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के हमारे लोकप्रिय महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, इस संपूर्ण आयोजन के स्वागताध्यक्ष महाशय धर्मपाल जी, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीमान सुरेश चंद्र आर्य जी, जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन CSK आर्य जी, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्रीमान प्रकाश आर्य जी, MT ग्रुप के चेयरमैन शेषव कुमार चौहान जी, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान मास्टर धर्मपाल जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री धर्मपाल जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी, प्रधान अमेरिका आर्य समाज से विश्वनाथ आर्य जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पधारे शिव प्रकाश आर्य जी, अनेक देशों से यहाँ पर इस सम्मेलन में पधारे सभी आर्य बंधुगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम आप सबका इस पूरे आयोजन को इतनी भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ की परंपरा है और उस आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन के भव्य आयोजन को, जिसमें संपूर्ण मानवता एकजुट होकर के मानवता के कल्याण के लिए एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ती है, वो कुंभ होता है। और आर्य सब अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन अपने आप में एक आर्य महाकुंभ है और इस आर्य महाकुंभ के आयोजन पर आयोजकों को और खासतौर पर 95 वर्ष की अवस्था में भी इस आयोजन में यहाँ पर उपस्थित हैं महाशय धर्मपाल जी, उनका और उनकी पूरी टीम का, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आर्य समाज के साथ मेरा संबंध बहुत नजदीक से रहा है और इसलिए जब कहीं भी आर्य समाज के द्वारा कोई आयोजन होता है तो मुझे उस आयोजन में एक भावनात्मक रूप से जुड़ने में बहुत मजा आता है। देश के सैकड़ों वर्षों के गुलामी के उस कालखंड में आशा की एक नई किरण बनकर के 1875 में उभरा था आर्य समाज। और सचमुच आर्य समाज जैसा आंदोलन खड़ा करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष को और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है उसको महर्षि दयानंद के प्रति बार बार आभार व्यक्त करना चाहिए। आपके सम्मेलन अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आज
आज के इस कालखंड में जब व्यक्ति के पास समय न हो, स्वयं के कार्यों में उसकी व्यस्तता इतनी ज्यादा हो, किसको परिवार के लिए समय नहीं, समाज के लिए समय नहीं, राष्ट्र के लिए समय नहीं, उसमें भी हजारों हजार की संख्या में देश और दुनिया का आर्य बंधुगण यहां पर एकत्र होकर के राष्ट्र और समाज की वर्तमान दिशा पर चिंतन कर रहा है। यह सचमुच अभिनंदनीय है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 4 और 5 दिनों तक इतने बृहद सम्मेलन चले। सचमुच महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उन आर्य ऋषियों का, जिसमें श्रद्धानंद जी जैसे ऋषियों ने अपनी आहुति दी थी, उन सबको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही होगी कि जो हमने बीजारोपण किया था भारत के अंदर वैदिक धर्म की इस ज्वाला को आगे बढ़ाने के लिए, आज वह इस रूप में इतनी भव्यता के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महापुरुष की सही पहचान यही है, जीते जी तो हर व्यक्ति को उसके आसपास और उसके हर प्रकार के लोग याद करते हैं, स्मरण करते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन महापुरुष वही जिसके जाने के 100 वर्ष के बाद भी उसके अनुयायी उसका स्मरण करते हैं। और आर्य समाज का जो भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है, मुझे काठमांडू में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और इससे पूर्व ही दिल्ली में ही आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मान सकता हूं कि आर्य समाज जैसा संगठन अगर सक्रिय हो जाए, सचेत हो जाए, तो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जितनी भी समस्याएं हैं, इनका समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देगा। ये समस्याएं नहीं रहती हैं। और आज तो आपके पास अनुकूल परिस्थितियां हैं कार्य करने की। इन अनुकूल परिस्थितियों को आर्य समाज जैसे संगठनों को अपने स्वयं के संगठन के साथ साथ इस राष्ट्र के हित के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस कालखंड में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, महर्षि श्रद्धानंद जी महाराज ने और अन्य उन पर आर्य ऋषियों ने कार्य किया था, जब देश कथित रूप से गुलाम था, जब इस देश में विधर्मी राज कर रहे थे, भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, तब देश की स्वाधीनता के लिए 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के साथ जो देश की स्वाधीनता की लड़ाई आगे बढ़ती है, इसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है जब आर्य वीरों ने इसमें मिलकर के अपना सहयोग प्रदान किया। चाहे वो वीर सावरकर हो, भाई परमानंद हो, या फिर लाला लाजपत राय से लेकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तक एक लंबी श्रृंखला है जिसने अपने आप को समर्पित किया था भारत की स्वाधीनता के लिए। देश के अंदर क्रांतिकारियों की इस मजबूत फौज को खड़ा करने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। इस देश के अंदर स्व का भाव जागृत करने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। भारत के अंदर वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा हो, इसका श्रेय आर्य समाज को जाता है। और भारत के अंदर हम आधुनिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर सके, इसका श्रेय आर्य समाज को जाता है। एक जाति विहीन समाज जिस बुराई में इस देश के सामाजिक ताने बाने को सदैव छिन्न भिन्न करके भारत के अंदर अव्यवस्था और भारत को गुलामी की ओर धकेलने का कार्य किया था, उसके खिलाफ आवाज उठाने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। तो साथ साथ सैकड़ों वर्षों के बाद
हम शुद्धि के अभियान के माध्यम से अपने भूले भटके बंधु बांधवों को वापस अपने घर में ला सके, इसका श्रेय अगर किसी संगठन को जाता तो आर्य समाज को जाता है। स्मृतियां कहती थी कि किसी कालखंड में कोई भूल गया हो, भटक गया हो, बिछड़ गया हो, उसको वापस ले लो, तो भी समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है। यह देश पानीपत का युद्ध क्यों हारा था? केवल इस देश की जातिवाद की एक पाखंडी जो व्यवस्था थी, इसके कारण। पानीपत का युद्ध अगर देश जीता होता, यह देश अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं बना होता। हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का दुस्साहस किसी के पास नहीं था, लेकिन इसको समझने की सोच चाहिए थी, और सचमुच उस कार्य को किया आर्य समाज ने। आज जो देश के अंदर वर्तमान में भारत की उभरते हुए भारत को देखते हुए जब उतनी ही तेजी के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र दिखाई देते हैं, और षड्यंत्रों को देख करके जब मुझे कभी कभी चिंता होती है, तो उसी समय जब मैं आर्य समाज जैसे संगठनों के इस भव्य प्रकार के आयोजन, इस जमावड़े को देखता हूं, तो फिर मैं एक बार पुनः इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नहीं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया के उस कॉन्सेप्ट को साकार करने के लिए आर्य समाज जैसे संगठन जब खड़े हैं, तो दुनिया की कोई ताकत इस मार्ग में कंटक नहीं बिछा सकती, कोई नहीं बिछा सकता। और आज हम कह सकते हैं, कल मैं लखनऊ में था, हम लोगों ने लखनऊ में एक कृषि कुंभ का आयोजन किया है, और कृषि कुंभ का आयोजन का मतलब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा 2022 तक इस देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, उसको हम कैसे लागू कर सकें, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकें। इस देश से वहां पर हजारों की संख्या में किसान हैं, कृषि वैज्ञानिक आए हैं, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ वहां पर जमा हुए हैं, लगातार उनके अलग अलग सत्र चल रहे हैं। और उस अवसर पर मैं आज एक बात को कह सकता हूं, 2022 ही क्यों, ये देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा, अपनी आजादी का हीरक जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब हम इस देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, यह बताने के लिए यह सम्मेलन और कार्यक्रम और इस प्रकार के आयोजन पूरे देश के अंदर होते हुए दिखाई देने चाहिए। एक कैसा भारत होना चाहिए, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक ऐसा भारत, जो भारत जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, भाषावाद से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद से, नक्सलवाद से और किसी भी प्रकार के अलगाववाद से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो गंदगी से मुक्त हो, अपराध से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जिस भारत में जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न होता हो, एक ऐसा भारत जो स्वच्छ हो, जो स्वस्थ हो और जो समर्थ हो। उस समर्थ भारत के निर्माण के लिए आर्य समाज जैसे संगठनों की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी भूमिका है आप सबकी। भाइयों बहनों, हम सबको नहीं भूलना चाहिए। महर्षि अरविंद ने एक बात कही थी, वे इस बात से निश्चिंत थे कि अगर इस देश के अंदर वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा का श्रेय आर्य समाज को दिया जा सकता है, तो उन्होंने इस बात को भी कहा था कि भारत को भारत रहने के लिए हमें अपने राष्ट्र धर्म को पहचानना पड़ेगा। हमारा राष्ट्र धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। आज का युग का प्रधान धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है, और आज के दिन का सबसे बड़ा पाप का कारण बनता है जब हम
याद करना, महाभारत के युद्ध में द्रौपदी ने प्रश्न बार बार पूछा था कि चीर हरण का कारक कौन है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। महात्मा विदुर खड़े थे, उन्होंने कहा था कि तिहाई पाप अपराधियों का, तिहाई पाप सहयोगियों का और तिहाई पाप मूक दर्शकों का भी है। याद रखना, भारत का चीर हरण करने वाले लोग जब भारत को जाति के आधार पर बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हो, भारत को क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजित करने की कुत्सित मंशा के साथ कार्य कर रहे हो, भारत के सामाजिक न्याय के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कुत्सित प्रयास कर रहे हो, भारत के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को भड़काने का कुत्सित प्रयास सब कर रहे हो और भारत के महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हो, उस समय हम सबका दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दायित्व यह कि हम न अपराधी हैं, न अपराधियों के सहयोगी बन सकते हैं और नहीं मौन बनकर के तमाशबीन बने रहेंगे। हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार होंगे और उत्तरदायित्व हमारा यही कि हमारा राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म वही जो हमें एहसास करा सके एक भारत माता के सुयोग्य पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, एक पुत्र का मां के प्रति, एक पुत्र का अपनी मातृभूमि के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए, उस दायित्व का निर्वहन करने का एहसास आर्य समाज जैसे संगठन हम सबको बना रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आर्य समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया। मैं देखता हूं सचमुच उस कालखंड में स्वदेशी का आंदोलन चलना हो, 1875 से चलने वाली इस यात्रा को आप देखिए। पहली बार देश के अंदर स्वाधीनता की बात, स्वाधीनता की लड़ाई में स्वदेशी एक मुद्दा बने, आर्य समाज से आंदोलन शुरू होता है। यह अभियान आर्य समाज इसको प्रारंभ करता है। आर्य समाज में स्वदेशी का विगुण आर्य समाज के द्वारा बसता है। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए, डीएवी की संस्थाएं, गुरुकुल की प्रणाली किस रूप में एक संस्कार युक्त आधुनिक शिक्षा देश के अंदर दे रही थी, हम कहां पर चूक गए कि डीएवी की संस्थाएं उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को कहीं पीछे कर गई। क्यों आज शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर बहुत सारे स्थानों पर सौदेबाजी हो रही है। इस सौदेबाजी को रोकने के लिए फिर से गुरुकुल और डीएवी की संस्थाओं को फिर से उस अग्रणी भूमिका में आना होगा, जहां पर हमारे सारे कार्यक्रमों की शुरुआत एक वैदिक हवन के साथ साथ गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ हो और पूरा का पूरा वातावरण एक आध्यात्मिक प्रवेश में बदल जाए। क्या इसको फिर से हम दे पाएंगे? क्या हम फिर से शुद्धि के वेद ज्ञान को अपने हाथों में ले पाएंगे, जिसको कवि महर्षि श्रद्धानंद जी ने गांव-गांव जाकर के, एक-एक जगह जाकर के लाखों की संख्या में घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से एक नई अलग जगाने का कार्य किया था। कितना बड़ा कार्य किया था। और उन विपरीत परिस्थितियों में कहा किया था जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। आज हम क्यों पिछड़ गए, क्यों उससे पीछे हट गए, ये हम सब के चिंतन का विषय होना चाहिए। भाइयों बहनों, जैसा हम संस्कार देंगे, जैसा हम वहां का आसपास का जिस प्रकार का वातावरण देंगे, उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने आएंगे। वर्तमान पीढ़ी को इसके साथ अधिकाधिक जोड़ने की आवश्यकता है। मैं अक्सर इस बात को सोचता था कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन इनका मेरे साथ विचार क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि पहले से हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन उस सब के बावजूद जब मुझे काठमांडू में आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिले और तब मुझे लगा कि वास्तव में ये व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ा हुआ, इसलिए मेरे इससे इनके साथ ज्यादा मेरे विचार नहीं थे।
विचारों में भी साम्यता दिखती है और यह हम लोगों को जोड़ने का एक मंच बनता है। आर्य समाज ने जो कार्य किए हैं, आज एक बार उसको एक नई गति दिए जाने की आवश्यकता है। और यहां पर जो बात आज सांस्कृतिक प्रतिनिधि सभा ने जो मेरे सामने बात कही, मैं उनको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया है। आर्य प्रतिनिधि सभा अपनी संपत्तियों को ब्यौरा उपलब्ध करवा दे और अगर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया होगा तो उसको तो मैं बहुत जल्दी ठीक करवा दूंगा। ये संपत्तियां आध्यात्मिक आयोजन की दृष्टि से देश के लिए, भारत के लिए उपयोगी है। और अगर कोई एक व्यक्ति इन पर कब्जा करता है अपने स्वार्थों के लिए, ये कभी उसको फबेगी नहीं, वो कभी नहीं इसको कुछ कर पाएगा। और भाई ना, आज तो हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई इस प्रकार की संपत्ति होंगी तो हम लोगों ने तो अभियान चला था, हजारों हेक्टेयर ऐसी भूमि को हमने भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है। और मुक्त कराने में जितना खर्चा होता है उस भूमाफिया से उतनी वसूली भी हम लोग करते हैं। सरकार अपना पैसा क्यों लगाएगी? हाँ बस एक मिनट। यही नहीं, हम लोग तो जब आए थे, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले पिछली सरकारों में जितने भी हमारे धार्मिक आयोजन होते थे, सांस्कृतिक आयोजन होते थे, सबको प्रतिबंधित कर दिया था। कोई जन्माष्टमी पे रोक लगा रहा है, कोई कांवड़ यात्राओं पे रोक लगा रहा है, कोई किसी अन्य को रोक लगा रहा है। हमने कहा कि सभी आयोजन पूरी भव्यता के साथ करो, पूरी शालीनता के साथ करो, अनुशासन के साथ इनको संपन्न करो। ये समाज को जोड़ने और चेतना को विकसित करने के माध्यम बनने चाहिए और पूरी भव्यता के साथ सारे के सारे आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में हर गली हर मोहल्ले में अवैध बूचड़खाने चलते थे। मुझे जब मेरी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व दिलाया और देते ही मैंने कहा ये तो मेरा पुण्य हो गया, कम से कम मैं ये जो जीव हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, इन जीवों की रक्षा का एक दायित्व मेरे ऊपर आया है। मैंने पहले ही दिन कहा, मैंने कहा जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेज इनको सबको बंद कर दो एक दिन, और सारे के सारे झटके में बंद हो। लोग लड़ते रहे, कोई हाई कोर्ट में गया, कोई कहीं और जगह गया, कोई और जगह गया। मैंने कहा आप जाते रहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अवैध काम तो नहीं ही करने देंगे। और भाइयों बहनों, आज हम सब उसमें सफल हैं, बहुत सुकून से हैं, लोग बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। हम जैसा वातावरण देंगे, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। अच्छी दृष्टि रहेगी, अच्छी सृष्टि सामने अपने आप आ जाएगी। और मुझे लगता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वह दृष्टि दी जिस देश को गुलामी के उस कालखंड में, जिसने भारत को आजादी का स्वाद चखने के लिए आज हम सबको अवसर दिया है। आज देश स्वाधीन है, आर्य समाज जैसे संगठनों की त्याग और बलिदान की लंबी श्रृंखला उसमें है, एक लंबी परंपरा उसमें है। हम सबको मिलकर के इसके साथ जुड़कर के आगे बढ़ना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, हरियाणा में बहुत कार्य आर्य समाज ने किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किया, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह है। लेकिन इसको फिर से उन टोलियों के साथ आर्य ऋषि, आर्य संतों को एक बार फिर से अपनी उस टोली को लेकर के गांव गांव जाना होगा। संस्कार युक्त कार्यक्रमों को एक बार पुनः पुनर्स्थापित करना और उसको आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उसको और तेज करना होगा। अभी हाल ही में मैंने हिमाचल प्रदेश के अपने महामहिम राज्यपाल जी को गोरखपुर में आमंत्रित किया था, उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया था, और मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने आर्य समाज जैसी संस्थाओं के साथ साथ अपने गुरुकुल के माध्यम से जो एक नई शुरुआत की है, संस्कार के साथ साथ स्वदेशी और स्वावलंबन की दिशा में हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं, इस दिशा में जो प्रयास उन्होंने अपने गुरुकुल के माध्यम से आगे बढ़ाया है वह अभिनंदनीय है।
कैसे स्वदेशी खेती हो सकती है। हम गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन बहुतायत लोग गौ माता की जय चौराहे पर बोल देते हैं, लेकिन घर में आकर उसी गाय का दूध निकाल करके सड़कों पर भी छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है भारतीय नस्ल के गौवंश की या भारतीय नस्ल के दुग्ध उत्पादन के लिए जो हमारे गौवंश है, चाहे भैंस है, कैसे इनकी उन्नत नस्ल हम ला सकते हैं। प्रोफाइल में जाके पता है ना कैसे करते हैं। कुरुक्षेत्र के अपने गुरुकुल में जिस प्रकार का नया कार्य उन्होंने किया, नए अनुसंधान के माध्यम से उन्होंने जो समाज में घनी चेतना को जागृत किया है, यह प्राचीन किसी गुरुकुल की परंपरा के बाद जीवित करने के हम सब का ध्यान आकर्षित करता है, हम सबको बताता है। विज्ञान कोई ऊपर से नहीं आता है, कोई शोध किसी पे थोपा नहीं जाता है। यह तो अंतःकरण से इस प्रकार का भाव जब प्रस्फुटित हो तो व्यक्ति उस दिशा में कार्य करता हुआ दिखाई देता है। और आज गुरुकुल की अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वह भारतीय नस्ल के गौवंश की अच्छी प्रजाति को हम कैसे आगे ला सकते हैं, जहां इस दिशा में उनके किए गए कार्य सचमुच सराहनीय है, अभिनंदनीय है, वहीं साथ ही साथ भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो कार्य हो सकते हैं। जीरो बजट खेती की जो चर्चा की यहां पर हुई, कितना अभिनंदनीय कार्य है। एक किसान जितनी उसकी लागत होती है उतना उसका उत्पादन नहीं होता, दोनों में भारी अंतर देखने को मिलता है। लेकिन जब आप आचार्य देवव्रत जी के द्वारा जीरो बजट की खेती की ओर जा रहे हैं, तो कम लागत में अच्छा उत्पादन और खेती की उर्वरता को बनाने में भी इसकी बड़ी भूमिका। आर्य समाज जैसी संस्थाएं ही इस प्रकार के नवाचार को जन्म दे सकती हैं, नए सोच को जन्म दे सकती हैं और नए अनुसंधान को जन्म दे सकती हैं। जब मैं गुरुकुल की परंपराओं को देखता हूं तो मुझे कभी कभी महर्षि विश्वामित्र का आश्रम याद आने लगता है। याद करिए उस कालखंड को, जब मारीच और सुबाहु, मारीच को रावण कहता है इन आर्य ऋषियों को यज्ञ मत करने दो, क्योंकि ये यज्ञ इनके अनुसंधान के कारक हैं। ये नए नए अनुसंधान के माध्यम से हम राक्षसों को रोकेंगे और इन अनुसंधानों के माध्यम से आर्यव्रत को ये लोग समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आर्यव्रत समृद्ध हो जाएगा तो फिर राक्षस जो अपना माया जाल फैलाना चाहते हैं ये नहीं फैला पाएंगे। याद करिए, रावण मारीच और सुबाहु को भेजता है कि जाओ विश्वामित्र के यज्ञ को विखंडित करो, विघ्न डालो, बाधाएं पैदा करो, यज्ञों को मत होने दो। मुझे लगता है यज्ञ वही है ऊपर देखो जिसमें आज आचार्य देवव्रत जैसे फर्क पड़ता है। ऋषि परंपरा की वर्तमान की पीढ़ी बोल रहे आज नए नए अनुसंधान के माध्यम से संपूर्ण आर्यावर्त की समृद्धि की दिशा में कुछ नयापन देने का कार्य कर रहे हैं। वही तो बात है, हमारा भारत की परंपरा कृषि प्रधान परंपरा है और कृषि प्रधान परंपरा में गो उसकी आधार है, गोवंश उसके आधार है। उसको जिस प्रकार से उन्होंने पुनर्जीवित किया है, जिस प्रकार से उन्होंने पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है, गो आधारित वर्तमान की इस जीरो बजट खेती को जिस तेजी के साथ उन्होंने उसके शोध के माध्यम से, व्यापक अध्ययन के माध्यम से और उसको व्यावहारिक धरातल पर उतार करके किसानों की समृद्धि के लिए जो नए कार्य वर्तमान में प्रारंभ किए हैं, भाइयों बहनों, ये अभिनंदनीय कार्य है। और आर्य समाज को वास्तव में अपने गुरुकुल की परंपराओं को एक बार पुनर्जीवित करके इस प्रकार के नए शोध को, नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को पुनः तैयार करना होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः, हमने उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किया है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास बेसिक शिक्षा में वर्तमान में 1,77,00,000 बच्चे हैं और 1,77,00,000 बच्चों को हम 2 यूनिफॉर्म देते हैं, बैग देते हैं, बुक्स देते हैं, जूता मोजारी देते हैं और उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने उनके
में सभी बच्चों को हम पाठ्यक्रम में और महापुरुषों की जीवनी को भी पढ़ा रहे हैं। हमने दूसरा कार्य किया, हमने कहा महापुरुषों के नाम पर विद्यालयों में छुट्टी न करो, बल्कि उस दिन उस महापुरुष के नाम पर गोष्ठी का आयोजन करो, उसमें लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करो और उस दिन महापुरुष के नाम पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करके उस महापुरुष के जीवन चरित्र के बारे में इन बच्चों को बताओ, जिससे वे उससे प्रेरित हो सके। नहीं तो हम क्या करते हैं, किसी महापुरुष का जन्म जयंती आती है, उनका जन्मदिन पड़ता है, तो हर एक जाति खड़ी हो जाती है कि मेरे जाति के महापुरुष हैं, इनके नाम पर छुट्टी करो। मैंने कहा जब 365 दिन हो जाएंगे उसके बाद किसकी छुट्टी करोगे फिर? इसलिए छुट्टी की छुट्टी कर दो और छुट्टी की छुट्टी हो जाएगी, उस महापुरुष की जीवनी को विद्यालयों में पढ़ाओ। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है, महापुरुष पूरे समाज का होता है और पूरा राष्ट्र उनसे दिग्दर्शन पाता है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है, प्रेरणा और विकास वहां से प्राप्त होता है। इसलिए उस महापुरुष के नाम पर इस प्रकार की जीवनी को पढ़ाओ। आज कार्य सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। हम लोग इन परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और मैं आह्वान करूंगा आर्य समाज को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आर्य समाज उत्तर प्रदेश में इस दिशा में जो भी और जिस भी प्रकार का कार्यक्रम करना चाहेगा, हम लोग उसमें भरपूर सहयोग करेंगे। प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का भरपूर सहयोग इस पूरे आर्य मिशन के लिए, क्योंकि आर्य समाज एक संगठन नहीं, एक आंदोलन है, एक भारत के स्वावलंबन का आंदोलन, भारत की समृद्धि का आंदोलन, भारत को संस्कारवान बनाने का आंदोलन, और उस आंदोलन का हिस्सा हर भारतीय को बनना चाहिए। इस पर गौरव की अनुभूति हर भारतीय को करना चाहिए और इस दृष्टि से मैं आप सबका आह्वान करूंगा। मुझे बताया गया कई देशों के आर्य सर्वदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े हुए पदाधिकारी यहां पर आए हैं। 2019 में कुंभ का आयोजन, भव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। भव्य आयोजन होने जा रहा है, बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है। और मैं तो आयोजन समिति को हृदय से धन्यवाद दूंगा, सुरेश चंद जी को भी, महाशय धर्मपाल जी को भी, और इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हमारे विधायक ब्रजेश जी आए हैं देवबंद से, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस सम्मेलन में आने का अवसर दिया। मेरे पास लगभग 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बस्ती जनपद के निवासी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्य समाज के कार्य को पूरी तन्मयता के साथ वहां पर लग करके कार्य करने वाले शिवम प्रकाश आर्य आए थे और उन्होंने मुझे उस समय कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि इस दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप आए। मैंने कहा देखो ये आर्य समाज के कार्यक्रम में आने की तो मेरी बहुत इच्छा होती है, लेकिन यहाँ की थोड़ी मेरी व्यस्तता है, मैं देखता हूँ, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा। खैर, जब डॉक्टर सत्यपाल जी ने कहा कि कार्यक्रम में चलना है तो स्वाभाविक सत्यपाल जी पुलिस के अधिकारी रहे हैं, मैंने कहा कहीं ये फिर पुलिस की भाषा में बोलने लगा, निकल चले चलते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच आया हूँ, आप सबसे अनुरोध करूंगा, कुंभ के आयोजन में प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन होगा जनवरी 2019 में। मकर संक्रांति से प्रारंभ होगा और शिवरात्रि तक चलेगा। इस कुंभ में पहली बार इतनी भव्यता के साथ हम आयोजन करने जा रहे हैं। अभी 15 दिसंबर के आसपास भारत के अंदर जितने भी दुनिया के जितने भी मिशन हैं, जितने भी एम्बेसडर भारत के अंदर रहते हैं, जितने भी हाई कमिश्नर्स भारत के अंदर दुनिया के रहते हैं, इन सब का एक दिन का दौरा हम कुंभ क्षेत्र का कराने जा रहे हैं। कैसे अपने आप में स्वतःस्फूर्त भाव के साथ दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में 12 से 15 करोड़ की जनता स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भागीदार बनती है, अपने आप में एक टाउनशिप बस आती है। उस टाउनशिप का एक रूप मैं आपके इस आर्य महाकुंभ में भी देख रहा हूं और वह उसका अवलोकन कराने के लिए दुनिया को हम वहां आमंत्रित कर रहे हैं। दुनिया के 152
कुंभ के अवसर पर हम लोगों ने आमंत्रित किया है और भारत के 6 लाख गांव को भी हम लोगों ने वहां सम्मेलन में उस महाकुंभ के आयोजन में प्रयागराज की धरती पर आमंत्रित किया है। विभिन्न सांस्कृतिक झलकियों को जब मैं आ रहा था, मैं देख रहा था, पूर्वोत्तर भारत का भी है और जनजातीय क्षेत्रों का भी है। यहाँ पर सभी कलाकार आए थे और इस आयोजन को एक नई भव्यता दे रहे थे। हम लोगों ने भी जितने भी देश के संस्कृति कर्मी होंगे, कलाकार होंगे, रंगकर्मी होंगे, विभिन्न मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए जितने भी संगठन होंगे, संस्थाएं होंगी, आचार्यगण होंगे, धर्माचार्य होंगे, गुरुजन होंगे, संतजन होंगे, उन सबको भी हमने उस महाकुंभ में सम्मान के साथ आमंत्रित किया है। और मैं आप सबको आमंत्रण दे रहा हूं। प्रयागराज कुंभ के अवसर पर आर्य समाज और दुनिया के जो 32 देशों के प्रतिनिधि आए हैं, ये लोग भी आए। आर्य समाज का भी अपना एक कैंप वहां लगे। आर्य समाज के कार्यक्रम इसी दिशा में ये उपदेश 48 दिनों तक चले। सनातन वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए जो कार्य आर्य समाज ने किया है, यह संघरात कुंभ के माध्यम से भी दुनिया के अंदर एक बार खोला जाए, क्योंकि विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। तो महर्षि दयानंद के इस वैदिक उद्घोष को हमें बार बार स्मरण करना होगा कि गृणवंतो विश्व आर्यम के स्रोत को हमें जन जन तक पहुंचाने के समय आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और कुंभ का आयोजन आप सबके सामने एक अवसर होगा। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं। मैं आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हूं। महाशय धर्मपाल जी को जो इस उम्र में भी इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, अब तक तो वह एमडीएच मसाला ही खिला रहे थे और मुझे लगता है कि एमडीएच मसाला के साथ उन्होंने आर्य समाज को भी जिस मसाले के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, यह ऊर्जा इस राष्ट्र के लिए सचमुच लाभकारी होगी। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं देते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पोडियम पे आओ दूसरे वाले।